मैं ये मानता हूं कि अगर ये बातें पिछले चुनाव में हुई होती और मुद्दा टीवी आपका है, मुद्दों की बातें अगर हुई होती पिछले चुनाव में तो चले भले ही किसी भी पार्टी का प्रतिनिधित्व बना हो, लेकिन उसको इस मुद्दों पे काम करना पड़ता। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं देवेंद्र प्रसाद। उत्तराखंड में चुनाव होने वाले हैं और दोनों राजनीतिक पार्टियां, चाहे कांग्रेस की बात करूं या फिर चाहे मैं बीजेपी की बात करूं, दोनों राजनीतिक पार्टियों ने अपने तरकश से तीर निकालने शुरू कर दिए हैं। और कुछ महीने पहले ही जो बीजेपी है, जो सत्तारूढ़ पार्टी है उत्तराखंड की, उसने उत्तराखंड की कमान जो है वो एक युवा मुख्यमंत्री के हाथों में सौंपी है। तो दूसरी बात यह है कि युवा मुख्यमंत्री के हाथ में कमान सौंपी है, इसका जो दूसरा जो फायदा है वो उन युवाओं को होने जा रहा है जो कांग्रेस और बीजेपी में एक नई विंग लेके आए हैं। और अब उन्हें भी ये आस होने लगी है कि 2022 में जो टिकट है वो युवाओं को मिलेगा और जो दोनों राजनीतिक पार्टियां हैं वो युवाओं पर दांव खेलेगी। आज एक ऐसी ही युवा पर्सनालिटी हमारे साथ मौजूद है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं कांग्रेस के एक युवा नेता वैभव वालिया, जो राष्ट्रीय सचिव प्रभारी चंडीगढ़ हैं और राष्ट्रीय प्रमुख हैं सोशल मीडिया भारतीय युवा कांग्रेस। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद, बहुत बहुत। वालिया जी, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही है कि जब हम घर से निकलते हैं देहरादून में तो हर जगह आपके पोस्टर दिखाई देते हैं, सोशल मीडिया पे आप छाए हैं और कैंट विधानसभा से आप तैयारी कर रहे हैं। तो ये माना जाए कि इस बार जो कांग्रेस पार्टी है वो कैंट विधानसभा में आपके ऊपर दांव खेलने जा रही है। जी, मुझे बिल्कुल उम्मीद है कि मैं ये चुनाव लड़ने जा रहा हूँ कांग्रेस पार्टी के सिंबल पे जी। और कैंट विधानसभा जो है जी, वो एक ऐसी विधानसभा है जिसमें लंबे समय तक एक ही पार्टी का प्रतिनिधित्व होने के बावजूद भी आज भी कैंट विधानसभा में लोग हर गर्मी के मौसम में पीने के पानी के लिए तरसते हैं। आज भी लंबे समय से एक ही पार्टी के प्रतिनिधित्व होने के बावजूद जी, हर बारिश के बाद लोगों के घरों में पानी भरता है। हमने कोरोना की महामारी देखी जी। आज तक भी इस विधानसभा में एक बड़ा सरकारी अस्पताल या एक भी बड़ा सरकारी विश्वविद्यालय नहीं है जी। ये सारी चीजों को देखते हुए हम यंगस्टर्स जो हैं वो ये सोचते हैं कि यदि एक ही पार्टी को इतनी बार प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला है जी। और उसके बाद भी आज भी लोग सन 2021 में 22 में लोग पीने के पानी तक के लिए तरस रहे हैं, तो फिर जेन्युइनली सही काम नहीं हो रहा है। लेकिन सवाल यह है कि आपने कहा कि इतने सालों से जो कैंट विधानसभा है उसमें पीने का पानी नहीं मिल रहा, सरकारी अस्पताल नहीं है, लेकिन जनता फिर भी 8 बार से बीजेपी को इस सीट से जिताते हुए आ रही है। तो ऐसा आपने क्या खास है कि इस बार आपको लगता है कि जीत कांग्रेस पार्टी की होगी या आपकी होगी? नहीं, बिल्कुल, क्योंकि हम जो है ये पिछले चुनाव में ये बातें क्यों नहीं होती थी कि भैया कि इस विधानसभा में एक भी बड़ा सरकारी अस्पताल क्यों नहीं है। पिछले विधानसभा चुनाव में ये बातें क्यों नहीं हुई कि एक भी बड़ा सरकारी विश्वविद्यालय इस विधानसभा में नहीं है। मैं ये मानता हूं कि अगर ये बातें पिछले चुनाव में हुई होती और मुद्दा टीवी आपका है, मुद्दों की बातें अगर हुई होती पिछले चुनाव में तो चले भले ही किसी भी पार्टी का प्रतिनिधित्व बना हो, लेकिन उसको इस मुद्दों पे काम करना पड़ता। क्योंकि अब हम ये मुद्दे उठा रहे हैं तो इस वजह से और भी लोग ये बातें अब करने लग गए हैं। तो हम जेन्युइनली हम यंगस्टर जो है वो प्रॉब्लम के सॉल्यूशन की तरफ देखते हैं। हमें घुमा घुमा के जलेबी की जैसी बातें बनानी भले ही कम आती हो, लेकिन हमें सीधी बात करते हैं और प्रॉब्लम के सॉल्यूशन की तरह। जी। उदाहरण के तौर पे अगर हम पानी की ही बात करेंगे, चलिए, होता क्या है कि पीने के पानी की समस्या हर साल होती है जी। वो एक डिमांड और सप्लाई का गैप है। भैया की गर्मी में जब आपकी जो डिमांड है वो पीक पे जाती है तो उस समय में जो हमारे पानी के स्रोत हैं वो सीमित हैं, तो सप्लाई उतनी नहीं हो पाती है। तो विधायक जी क्या करते हैं या और लोग नेतागण क्या करते हैं कि भैया कि उस समय जब लोग हल्ला करते हैं तो उनके यहाँ एक पानी का टैंकर भेज दिया। वो पानी का टैंकर 2 घंटे के लिए उनकी प्यास तो बुझा सकता है, लेकिन वो समस्या का समाधान नहीं है। तो समस्या का समाधान ये है कि भैया आप पानी के नए स्रोत ढूंढिए, जो बाकी के 9 महीने आपको मिलते हैं उस पर आप काम कीजिए, और जब आने वाला गर्मी का मौसम आए तो उसमें पानी के स्रोत ज्यादा हो, पानी की सप्लाई ज्यादा हो, ताकि वो डिमांड जो ज्यादा आ रही है उसको पूरा किया जा सके। हमें ऐसे लीडरशिप की, ऐसे लीडर्स की जरूरत है। यही बातें कि लेके मैं लोगों के बीच में जा रहा हूं। हमने अपना एक संकल्प पत्र भी जारी किया है जिसमें मैं कह रहा हूं कि भैया कि हम जो है विधायक निधि, किसी को नहीं पता होता कि कौन सी विधानसभा की कितनी विधायक निधि है जी, कितनी विधायक निधि उसमें से खर्च हुई है, कितनी विधायक निधि उसमें से बची है। हम ये कह रहे हैं कि हम अपनी विधायक निधि को सबसे पहले ऑनलाइन करेंगे। हम विधानसभा की एक वेबसाइट बनाएंगे
वो वेबसाइट बना के हम ये वेबसाइट पे डालेंगे कि भैया इस साल की विधायक निधि इतनी है, अन्य मदों से पैसा इतना आया है, इतना इसमें से खर्च हो गया है, उसी पे ही लोग प्रायोरिटी में अपनी रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। भैया हमारे यहाँ पे ये समस्या है, ये सड़क नहीं है, ये पानी की लाइन नहीं है, ये स्कूल में ये काम होना है, ये मंदिर में ये काम होना है, और प्रायोरिटी के बेस पे उनको देखा जा सकता है कि कहाँ पे ज्यादा जरूरत है, उस काम को पहले लेके किया जा सकता है। हम साथ साथ ये भी कह रहे हैं कि भैया अगर कहीं कुछ ऐसे लोग हैं जो वेबसाइट वगैरह नहीं चला पाते हैं, तो हम उनके लिए एक हेल्पलाइन नंबर जारी कर रहे हैं, भैया एक कॉल प्रॉब्लम सॉल्व, एक कॉल प्रॉब्लम सॉल्व। तो ये सच में है या जैसे राजनीतिक पार्टियां दिखाती है कि नंबर तो दे देती हैं लेकिन कोई कॉल उठाने वाला होता नहीं, ऐसा है? या हम ये वादे कर रहे हैं कि अगर हम आएंगे तो हम ये सारी चीजें करेंगे। और हम युवा लोग हैं, अभी हमारे अंदर थोड़ा ईमान धर्म बचा है, हम लोग इतने भ्रष्ट नहीं है, इतने करप्ट। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि जो भी देता होता है वो भ्रष्ट होता है? ये मैं नहीं कहना चाहता हूँ, ये लोग कहते हैं। अच्छे परिवार के लोग अपने बच्चों को राजनीति में क्यों नहीं भेजते हैं? क्योंकि कहते हैं कि सारे नेता चोर हैं, ये परसेप्शन बना हुआ है। तो राजनीति का अगर इतना अच्छा माहौल होता या गुडविल इतनी ज्यादा होती तो इस प्रोफेशन में यंगस्टर्स आते। बच्चे को पढ़ा के लोग जो है वो बाहर भेज देते हैं, नौकरियों के लिए भेजना चाहते हैं, सरकारी नौकरी पे भेजना चाहते हैं, विदेशी कंपनियों में भेजना चाहते हैं, लेकिन राजनीति में नहीं भेजना चाहते हैं। इसी वजह से क्या हो गया है कि अगर कोई व्यक्ति 100 करोड़ का भी कारोबार अपना करता है तो वो अपनी कंपनी चलाने के लिए लोग लेके आएगा IIT से, IIM से, विदेशों में नौकरी करे हुए। और हम राज्य सरकार जिनका बजट हजारों करोड़ रुपए का होता है, उनको चलाने के लिए ऐसे नेता बिठा देते हैं जो कहते हैं कि मैंने एक ऐप देखी है, उससे बारिश यहाँ हो रही है, मैं इस बारिश को वहां ले जा सकता हूँ। तो ये सुन के हंसी भी आती है अपने को और गुस्सा भी बहुत आता है। यार ये मतलब हम कैसी जगह पे रह रहे हैं और किस तरीके की लीडरशिप है, वो हमें चेंज करने की जरूरत है। हमें नए लोगों को मौका देने की जरूरत है, हमें नए यंगस्टर्स, एजुकेटेड यंगस्टर्स को लाने की जरूरत है, जो कम से कम थोड़ा सा नएपन लेके आए पॉलिटिक्स में, और जो मुद्दों की बात करें, प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस की बात करें, घुमाए ना बातों को। वैभव जी, सवाल एक ये है कि आपकी टैगलाइन लिखी है कि देहरादून का वैभव, तो क्या ये केवल टैगलाइन है या फिर नीचे धरातल पे भी काम होने वाला है, या होने जा रहा है, या हो रहा है? देखिए, जो ये देहरादून का वैभव हमारा कैंपेन जी, इसके पीछे हमारी एक सोच है। ये सोच ये है कि जब हम देहरादून में पढ़ाई करते थे, हम देहरादून में पले बड़े हुए, हमने यहाँ से अपनी स्कूलिंग करी, यहाँ से अपनी ग्रेजुएशन करी, जो भी आज हम कुछ भी अगर बने हैं या जो भी हमारी समझ बनी है, उस सब की नींव यहाँ से पड़ी। देहरादून में जब हम पढ़ते थे तो हमारे को देहरादून एक साफ सुथरा, एक अच्छा शहर हम उसको देखते थे, हम बड़ा प्राउड फील करते हैं आज भी अपने शहर को लेके। लेकिन जब हम सड़क पे निकलते हैं, हम देखते हैं कि हर जगह सड़क जाम है, सड़कों में बड़े बड़े गड्ढे हैं। आज भी लोग जो है सरकारी हेल्थ सर्विसेज के मामले में हमारे यहाँ कोई बड़ा काम नहीं हुआ है। एजुकेशन के हम हब हैं, हमारे यहाँ पे स्कूली शिक्षा बहुत अच्छी है, लेकिन उसके बाद भी हम अपनी ह्यूमन रिसोर्स को जो काबिलियत दे रहे हैं, उसकी काबिलियत के मुकाबले उनको रोजगार के अवसर काम नहीं दे पा रहे हैं। तो ये सारी चीजें देख के हमें लगता है कि कहीं ना कहीं वहां से हम जब आगे आए हैं तो बहुत ज्यादा हमने, जितना आगे हम इसको, शहर को और प्रदेश को ले जाना चाहिए था, उतना हम नहीं ले जा पाए। तो कहीं ना कहीं वो हम लोगों को लगता है कि यार उसमें बहुत काम किया जा सकता है, और हमारे यहाँ उत्तराखंड पर्टिकुलर में किसी चीज की कमी नहीं है। हमारा प्रदेश जो है वो देश का एक अग्रणी राज्य बन सकता है। हमारे यहाँ जल है, जंगल है, जमीन है, और सबसे बड़ी बात काबिल लोग हैं। हमारे यहाँ का आदमी आपको मजदूरी करता हुआ नहीं मिलेगा बिहार और यूपी की तरह। हर जगह हमारे यहाँ का आदमी एक अच्छे काम करते हुए मिलेगा। तो अगर वो दूसरी जगह जाके लोगों की सेवा कर सकते हैं, योगदान दे सकते हैं, तो उन्हें अपने प्रदेश में हम क्यों नहीं दे पा रहे हैं? इसीलिए आपने टैगलाइन दी है, हमें देहरादून का वैभव लौटाना है। वो देहरादून का वैभव कहीं ना कहीं खो गया है, उसे भी लौटाना है, और देहरादून के बहुत से वैभव जिन्हें नौकरी की तलाश में बाहर जाना पड़ता है, उनको भी वापस लेके आना है। ये हमारा कैंपेन है और इसी की हमारी लड़ाई है। और साथ साथ आपने कहा कि ये बातें सिर्फ बातें रहेंगी या धरातल पे काम होगा। मैं लोगों के बीच में जा रहा हूँ और लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि भैया आपने 8 बार एक पार्टी के प्रतिनिधि को मौका दिया है, इस बार मुझे दीजिए। एक बार आप देहरादून के इस आम यंगस्टर को मौका देके देखिए। मैं बहुत विश्वास दिला रहा हूँ कि हम उनसे बहुत बेहतर काम करके देंगे, बहुत बेहतर काम किया जा सकता है, बस साफ नियत की जरूरत है। साफ नियत की। वैभव जी, चूंकि बात कैंट विधानसभा की हो रही है, कैंट विधानसभा में कांग्रेस पार्टी के एक बड़े सीनियर लीडर हैं जो पिछला चुनाव हारे हैं, और कई लोग लगे हैं, वो भी तैयारी कर रहे हैं। तो
क्या आपको नहीं लगता कि कांग्रेस पार्टी में इस सीट को लेके भी कुछ जो समीकरण है वो गड़बड़ाने वाले हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं श्योर हूँ, मेरे को मेरे पार्टी की लीडरशिप पे कॉन्फिडेंस है 100%। मैं 100% श्योर हूँ, आपके कैमरे पे बोल रहा हूँ कि मैं ये चुनाव कांग्रेस पार्टी के सिंबल पे लड़ने जा रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कैंट विधानसभा से लड़ने जा रहा हूँ। मेरे को अपनी पार्टी की लीडरशिप पे श्योरिटी है, मेरे को मेरे काम पे श्योरिटी है, उसके बेसिस पे मैं कह रहा हूँ। बाकी जो जिसका है वो अपना खुद देखे। एक सवाल और है, चूंकि बात उत्तराखंड की हो रही है और उत्तराखंड के अभी भी जो सबसे बड़े लीडर माने जाते हैं, मुख्यमंत्री के चेहरे की दौड़ में जो नंबर 1 पे है, सारे सर्वे में उनका नाम आया है, हरीश रावत जी। तो क्या, चूंकि आप कांग्रेस पार्टी से आते हैं, एक यंगस्टर से अगर मैं सवाल करूं, मैं भूल जाऊं कि वैभव वालिया एक नेता है, तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्या मुख्यमंत्री के रूप में आपकी पसंद कौन है अभी भी कांग्रेस पार्टी से? देखिए, कांग्रेस पार्टी के जो हमारे नेता हैं हरीश रावत जी, वो हमारे प्रदेश के सबसे बड़े नेता हैं जी। वो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं। उनका जो योगदान है, वो योगदान किसी भी तरह से तोला नहीं जा सकता, मापा नहीं जा सकता, उसकी गिनती नहीं की जा सकती। जो उनका कंट्रीब्यूशन है स्टेट को बनाने में, स्टेट की लड़ाई में, स्टेट को बढ़ाने में जी। पार्टी के सीएम फेस की जो बात है, कांग्रेस पार्टी ने ये तय किया है कि हम उत्तराखंड में कांग्रेस पार्टी का सीएम का चेहरा घोषित नहीं करेंगे। कांग्रेस पार्टी ने ये तय किया है कि हम संयुक्त नेतृत्व में चुनाव में जाएंगे, लेकिन चुनाव में आने के बाद में जो भी हमारे सारे जो विधायक दल का जो फैसला होगा, उसके ऊपर कांग्रेस पार्टी अपना सीएम का उम्मीदवार घोषित करेगी। लेकिन जनता के दिलों में तो अभी भी हरीश रावत जी बैठे हैं। देखिए, जनता के दिलों में बिल्कुल बैठे हैं जी। हम इस बात से कहां मना कर रहे हैं, हम तो इस बात की खुशी मना रहे हैं जी। एक व्यक्ति अगर इतने साल तक राजनीति करने के बाद भी जनता के दिलों में अपनी इज्जत बनाए हुए है, अपनी जगह बनाए हुए है, तो वो उसके काम को सलाम है। उसने वो उतना काम किया है, जिस काम के बदले उसने वो कमाया है, वो उसकी पूंजी है। तो हमें बहुत गर्व है कि हरीश रावत जी हमारे नेता हैं और वो उत्तराखंड के सबसे पॉपुलर नेता हैं, सर्वमान्य नेता हैं। इस बात का हमें गर्व है। साथ साथ हमें हमारे और नेताओं के ऊपर भी गर्व है। हमें हमारे नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह जी के ऊपर भी गर्व है, जो पिछले 5 बार से लगातार जीतते हुए आ रहे हैं। हमें हमारे प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल जी के ऊपर भी गर्व है, जिन्होंने आते ही 4 धाम की जो एक मांग चल रही थी पुरोहितों की, हमारे देवस्थानम बोर्ड की, उस मांग को सबसे पहले उन्होंने टेकअप किया। उसके ऊपर बोला कि भैया हम उत्तराखंड की कांग्रेस की सरकार बनते ही इसे भंग करेंगे। सरकार पे दबाव बनाया, जिसके बाद मजबूरन सरकार को फैसला लेना पड़ा, उसे भंग करना पड़ा। तो ये इतने कम दिनों में इतनी बड़ी उपलब्धि जिस व्यक्ति की है, अगर मैं उसका नाम नहीं लूंगा तो ये भी उस व्यक्ति के काम के लिए बेईमानी होगी। तो मुझे सारे लोगों पे गर्व है और एज अ यंगस्टर मैं प्राउड फील करता हूँ कि अच्छे लोग हमारी इस पार्टी का नेतृत्व कर रहे हैं। I am proud of the leadership that are ruling in the state right now. वालिया जी, आज का आखिरी सवाल। अभी राजस्थान की एक रैली में जो राहुल गांधी जी हैं, उन्होंने एक वक्तव्य दिया है कल कि मैं हिंदू हूं, लेकिन हिंदुत्व को मैं प्रमोट नहीं करता हूं जी। तो सवाल मैं क्या पूछना चाहता हूं, आप समझ गए होंगे, आप भी चूंकि यूथ कांग्रेस से आते हैं, तो क्या आप भी हिंदू हैं और हिंदुत्व को प्रमोट नहीं करते हैं, या आप दोनों करते हैं? देखिए, बिल्कुल जो राहुल जी ने बात कही है, हम उस बात का पुरजोर समर्थन करते हैं, हम उस बात के पूरे साथ हैं। राहुल जी ने जो बात कही है कि वो हिंदू हैं और हिंदुत्ववादी नहीं है, और उन्होंने साथ साथ ये भी कहा है कि महात्मा गांधी जो थे, जिन्होंने इस देश को बनाया, जिन्होंने इस देश की लड़ाई लड़ी, वो हिंदू थे जी। वो अपनी रोज शाम को जो सारे के सारे उनके साथी थे उन्हें बैठाया करते थे, उन्हें बैठा के प्रार्थना सभा लगाया करते थे। जब वो मरे तो उनके मुंह से जो आखिरी शब्द निकले वो हे राम थे। तो वो भी राहुल जी ने कहा है कि महात्मा गांधी हिंदू थे, और गोडसे जिन्होंने उन्हें मारा, जो नफरत से इतना ज्यादा घृणित था कि उसने एक ऐसे व्यक्ति को, जो शरीर पे सिर्फ एक धोती लेके चलता था, जिसने कोई सुविधा नहीं ली, कोई बड़ी गाड़ियों में नहीं चलता था, ऐसे व्यक्ति ने, जिसने पूरा जीवन बैरिस्टर विदेश से पढ़ के आने के बाद भी देश के लोगों की सेवा करी, उसने देश के जो मतलब कुपोषित लोग थे उनके लिए सेवा करी, उस व्यक्ति को गोली मार दी सबके सामने। वो हिंदुत्ववादी था। हम बिल्कुल हिंदुत्ववादी नहीं है, हम हिंदू हैं और बहुत गर्व से हिंदू हैं, और अपनी संस्कृति पे बहुत गर्व महसूस करते हैं, अपने धर्म पे भी बहुत गर्व महसूस करते हैं। लेकिन धर्म के नाम पे जो लोगों को भटकाने का, बरगलाने का काम करते हैं, उनके साथ में अपने आप को संबद्ध नहीं करते हैं। वालिया जी, आपने अपना कीमती समय हमें दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद।
ये थे वैभव वालिया जी, जिन्होंने कहा कि ये 200% सत्य है कि जो कैंट विधानसभा है वहां से जो अगर चुनाव लड़ेगा कोई, वो केवल वैभव वालिया जी लड़ेंगे। अगली बार एक नई पर्सनालिटी के साथ मैं फिर हाजिर रहूंगा। नमस्कार।